बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डाई एथिल ईथर से कौन से वाइवा वाले प्रश्न बनते हैं। जो बाहर से एग्जामिनर वाइवा लेने आते हैं वो डाई एथिल ईथर से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जो बच्चे चार्ट पे डाई एथिल ईथर बनाते हैं, जब एग्जामिनर के सामने ले जाते हैं तो उनसे एग्जामिनर द्वारा किन प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, या फंसाने के लिए एग्जामिनर बाहर से डाई एथिल ईथर से ही संबंधित किस प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं। हमारे विद्यालय में अभी तक जितने बार एग्जामिनर आए हैं, वो अगर कोई बच्चा डाई एथिल ईथर बनाया है तो उससे किस प्रकार के प्रश्न उसके द्वारा किए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है कि डाई एथिल ईथर को शुद्ध करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है। H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है। मूलक क्या है, अम्लीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। ये वे प्रश्न हैं जो 100% मानकर चलिए कि एग्जामिनर द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। आसानी के लिए प्रश्न हमने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में समझते हैं, क्योंकि जब आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो सबसे पहले आप चार्ट ही उसके सामने खोलकर रखेंगे और चार्ट को देखते ही वो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए पूछेगा क्या कि ये जो रेड कलर का बना हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है गोलपेदी का फ्लास्क। जिसमें हम पदार्थ को रखे हैं वो क्या है, गोलपेदी का आसवन फ्लास्क। फिर इसमें ये जो लगा है ये क्या है, ये थर्मामीटर है। बर्नर का क्या कार्य होता है, बर्नर फ्लास्क को गर्म करने का कार्य करता है। संघनित्र का क्या कार्य होता है, संघनित्र का कार्य होता है कि इसके अंदर से जो भी गैस जाएगा उस गैस को द्रव के रूप में बदल देगा। एडाप्टर का क्या कार्य होता है, एडाप्टर का कार्य होता है कि ये जो अंदर गैस चला जाएगा वो पुनः वापस लौटकर जो वापस जाएगा नहीं। इसको हम बर्फ में क्यों रखते हैं, बर्फ में इसलिए रखते हैं कि ये द्रव अवस्था में रहने पर धीरे धीरे स्वतः खत्म होता है, इसलिए इसको हम बर्फ में रखते हैं, ये जल्दी जल्दी ठोस अवस्था में बदलता रहे। कहेगा इसकी क्रियाविधि बताइए, इसकी क्रियाविधि बताइए। तो क्रियाविधि में हम क्या लिखेंगे, देखिए कहा जाएगा क्या कि एक गोलपेदी के आसवन फ्लास्क में थर्मामीटर और एथिल अल्कोहल, देखिए एथिल अल्कोहल, ये क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल से भरे कीप पनल को लगाकर उसे बालू उष्मक पे रख, देखो ये क्या है, ये बालू उष्मक है, उसे बालू उष्मक पर रखते हैं तथा इस फ्लास्क को संघनित्र से जोड़कर, देखिए संघनित्र से जोड़कर गराही, ये क्या लिखा है, गराही, जिसमें पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है, गराही से जोड़ देते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, एक गोलपेदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल रखकर उसमें थर्मामीटर लगाते हैं तथा एथिल अल्कोहल से भरे कीप फनल को लगा देते हैं और इस फ्लास्क को देखिए, इस फ्लास्क को संघनित्र से होता हुआ गराही से जोड़ देते हैं। जब फ्लास्क को गर्म करते हैं, जब यहां से फ्लास्क को गर्म करते हैं और ऊपर से एथिल अल्कोहल गिराते हैं तो डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है। क्रिया करते हैं, डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है जो संघनित्र द्वारा द्रवित होकर बर्फ में रखे गराही में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार ये फिगर के बारे में हो गया, फिगर की क्रिया विधि हो गई। अब इन सबसे यानी एथिल अल्कोहल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, इससे किस प्रकार के प्रश्न अलग से एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं हम देखते हैं।
इसमें पहला प्रश्न है, इसे शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी जो डाई एथिल ईथर होता है ये जब प्रयोगशाला में बनाते हैं पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, इसके शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो वो यौगिक प्रयोग होता है CaCl2। कौन सा यौगिक प्रयोग होता है, CaCl2 प्रयोग होता है। फिर अवतरित ईथरीकरण विधि क्या है, बहुत ही एग्जामिनर द्वारा बहुत ही पूछा जाता है कि इसको अवतरित ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि जब ये बर्फ में रखे गराही में जब एकत्रित होता है, बर्फ में रखे गराही में जब ये एकत्रित होता है ईथर, तो उसी को कहते हैं अवतरित ईथरीकरण विधि। फिर बर्फ में रखे गराही के कारण, बर्फ में रखे गराही के कारण इसको हम क्या कहते हैं, अवतरित ईथरीकरण विधि। संघनित का क्या काम है, तो संघनित क्या काम है, ये गैस को किस में बदलता है, गैस को द्रव में बदलता है, गैस को द्रव में बदलता है। आप लोग लिखते चलेंगे, द्रव गैस को किस में बदलता है, द्रव में। एथिल एल्कोहल, देखिए एथिल एल्कोहल प्रयुक्त हो रहा है ना, एथिल एल्कोहल प्रयुक्त हो रहा है नहीं, तो इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। फिर C2H5O C2H5 का IUPAC नाम, यानी डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम है एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक। फिर H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है, देखिए ये H2SO4 लिया जा रहा है कि नहीं, पूछेगा इसकी क्षारकता कितनी होती है, तो इसकी क्षारकता जो होती है वो 2 होती है। क्षारकता कितनी होती है, 2। ये आया कहां से 2, किसी भी अम्ल में जितने H+ होते हैं, किसी भी अम्ल में जितने H+ होते हैं वही उसकी क्षारकता होती है। तो H2SO4 में 2 H+ आएंगे तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर जो ये थर्मामीटर लगा, देखिए ये थर्मामीटर लगा, एग्जामिनर जब देखेगा चित्र को कहेगा क्या, इस थर्मामीटर से शरीर का ताप नापा जा सकता है, तो नहीं, इस थर्मामीटर से शरीर का ताप नहीं नापा जा सकता, क्योंकि शरीर के ताप नापने का जो थर्मामीटर है वो 96 से लेकर 108 तक होता है केवल, और ये थर्मामीटर 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसलिए इस थर्मामीटर से शरीर का ताप नहीं नापा जा सकता। फिर एथिल एल्कोहल और H2SO4 का अनुपात क्या है, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछता है एग्जामिनर कि एथिल एल्कोहल और H2SO4 का अनुपात क्या है। तो ध्यान देना, समीकरण ये लिखा गया, समीकरण आप लोग भी चार्ट में लिखेंगे। यहाँ देखिए एथिल एल्कोहल एक बार यहाँ है और एथिल एल्कोहल एक बार यहाँ, यानी एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एथिल बाइसल्फेट बनेगा। एथिल बाइसल्फेट को पुनः एथिल एल्कोहल, देखो C2H5OH पुनः एथिल एल्कोहल से क्रिया करेंगे तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, एक बार एथिल एल्कोहल यहाँ लिखा गया है, एक बार एथिल एल्कोहल यहाँ, तो एथिल एल्कोहल का कितना अणु लिया जा रहा है, 2, और H2SO4 का कितना अणु, 1, यानी अनुपात कितना होता है, एथिल एल्कोहल 2 होता है और H2SO4 कितना होता है, 1। ये कोई वीडियो तो बहुत उपलब्ध है यूट्यूब पर, लेकिन ये प्रश्न कोई नहीं बताए होंगे कि एथिल एल्कोहल और H2SO4 का अनुपात कितना होता है डाई एथिल ईथर बनाने में। तो कितना अनुपात होता है, 2:1। मूलक किसे कहते हैं, ये तो सब लोग जान रहे होंगे। इतना तो प्रश्न डाई एथिल ईथर से, और ये कॉमन प्रश्न है जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं, वो कॉमन प्रश्न है, पूछता है मूलक किसे कहते हैं। तो परिभाषा है कि वह पदार्थ जो अम्ल या क्षार से क्रिया करके धनायन या ऋणायन बनाता है उसे मूलक कहते हैं। यानी अम्ल या क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, धनायन बनाता है या ऋणायन बनाता है। तो ये धनायन हो गया। ऋणायन में देखिए धनायन बनाएगा या ऋणायन बनाएगा तो उसे क्या कहते हैं, मूलक। अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, वह मूलक जो ऋणावेशित होता है उसे हम कहते हैं अम्लीय मूलक। देखिए क्षारीय मूलक क्या किसे कहते हैं, वह मूलक जो धनावेशित होता है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। देखिए क्या है, क्षारीय मूलक। क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसका परिभाषा है कि वह परमाणु या समूह जो किसी यौगिक के
वह परमाणु या समूह जो किसी यौगिक में जुड़कर उसके गुण धर्म और नाम को निर्धारित करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अगर जिसमें OH जुड़ गया तो वो कहलाएगा एल्कोहल या क्षार, जिसमें COOH जुड़ गया वो कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें CHO जुड़ गया वो कहलाएगा एल्डिहाइड, जिसमें CN जुड़ गया वो कहलाएगा साइनाइड, जिसमें X जुड़ गया वो कहलाएगा हैलाइड। इस प्रकार हो गया क्रियात्मक समूह। अब डाई एथिल ईथर से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या एग्जामिनर जो अभी तक हमारे स्कूल में आए कितने प्रश्न बच्चों से पूछते हैं डाई एथिल ईथर से, वो सभी प्रश्न बता दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों तक फ्री में पहुंचता रहे। यहाँ पर 11 और 12 की फ्री क्लास दी जाती है, जिसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।